रीमा, इस्लामाबाद में कई मकामात पर कच्ची आबादियों को गिराने के लिए मकामी इंतज़ामिया ऑपरेशन कर रही है। आईनी अदालत ने CDA को गैर कानूनी कच्ची आबादियों से मुतल्लिक कवायद तश्कील देने की हिदायत भी की थी। इस मसले के ऊपर बहुत सी आरा आ रही हैं, बट कानूनी पर्सपेक्टिव से भी, वैसे इंसानी पर्सपेक्टिव से भी आप इस मामले को किस तरह से देख रही हैं? जी अरीना, मैं बात तो करना चाहूँगी राइट टू हाउसिंग कि वो राइट टू लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, और आपके जो शहर हैं वो सिर्फ आपके अशराफिया के लिए नहीं हो सकते, वो सिर्फ मार्केट ड्रिवन नहीं हो सकते, और आपको हर एक अपने सिटीजन का ख्याल रखना है कि उनके पास रहने की जगह हो। लेकिन चलें ये कभी और बात कर लेंगे। ये जो स्पेसिफिकली जो CDA कर रहा है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2015-16 में कई ऑर्डर्स ऐसे दिए CDA को कि आप ये जो कच्ची आबादियां हैं इस्लामाबाद में, पहले तो एक सर्वे करवाएं कि ये कितनी आबादियां हैं, कितने लोग रहते हैं। अब 10 साल हो गए हैं, CDA ने वो सर्वे नहीं करवाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो बेदखल करते हैं, आप डिमोलिश करते हैं कच्ची आबादियां, आप उस पर कोई पॉलिसी बनाएं कि लोगों को रीसेटल किस तरह करना है और किस तरह ये CDA जो है ये कार्रवाई पूरी करेगी। वो भी अभी भी CDA ने, ये 10-11 साल हो गए हैं, CDA ने ये पॉलिसी नहीं बनाई। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये लीगल सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो हमारी हुकूमत की पॉलिसीज हैं, CDA की जो अपनी पॉलिसीज पुरानी हैं, अगर CDA उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के और अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी स्टे जो है वो बरकरार रखा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो CDA के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अलीना, आप देखें, ये लोग हैं जो कच्ची आबादियां हैं, बस्तियां हैं, कई दहाइयों से ये मौजूद हैं। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, जब हम बात करते हैं कि टॉक्स के बैकग्राउंड में कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत हमारा कैपिटल है, जिन्होंने वो शहर बनाया है, क्या आप इस तरह रात को आके उनके पूरे घर बस्तियां डिमोलिश करके जहाँ जेनरेशंस रही हैं, क्या ये सही बात है? क्या ये मॉरली जस्ट बात है? और इसके अलावा वहां पे अक्सर अगर कोई रेजिस्ट करता है, जो बनता है रीना, अगर आपका घर कोई तोड़ा है, उनके खिलाफ पर्चे होते हैं, उनके खिलाफ FIR होती है, उनको हरासा किया जाता है, लेकिन CDA पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अभी FCC ने 4 हफ्ते दिए हैं CDA को फिर से कि आप कोई पॉलिसी बनाएं, और मेरा ख्याल है हम सबको इस पे कोई बात करनी चाहिए कि CDA की जो पॉलिसी है वो इंसानी हो, वो राइट टू लाइफ, राइट टू हाउसिंग, राइट टू अ सिटी को नजर में रखे। ऐसा नहीं है कि हमारे जो शहर हैं वो रीना सच में सिर्फ अशराफिया के लिए ही रह जाएं, और ये जो लोग जिनको बसाया गया था इन बस्तियों में, खुद हुकूमत के इंसेंटिव्स देके कि वो इस्लामाबाद शहर बनाएं, लोग जो पूरे पाकिस्तान से परसिक्यूट होकर बस्तियों में आके बसे, आप उनकी जेनरेशंस इस तरह बिल्कुल खत्म कर दे लीना। लोगों के घर, लोगों के स्कूल्स, लोगों की लाइवलीहुड्स, लोगों की सेहत, ये सब इससे जुड़ी है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा राइट्स का इशू है इस वक्त, और इस पे अब ज्यादा बात करनी चाहिए ताकि जो FCC की अगली हेयरिंग है, CDA पे भी कोई प्रेशर हो कि जो पॉलिसी बनाए वो प्रो पुअर हो, प्रो ह्यूमन राइट्स हो, प्रो ह्यूमन लाइव्स हो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने, क्योंकि प्राइम लैंड है, आपने उस पे एलीट सेट बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी भी है, तो कोई उसका तरीका कार तो हो ना, कुछ पता तो चले कि किस सेटल करें। क्योंकि ये ना पता नहीं, हर रोज नया सुनते हैं कि इस्लामाबाद कभी बीजिंग बन रहा है, कभी शंघाई बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, लेकिन वहां पे जो लोग बसते हैं उनके लिए क्या वो शहर रहेगा या आप उन्हें शहर से बेदखल कर देंगे? ये भी एक सवाल। थैंक यू सो मच रीमा उमर साहबा इसके ऊपर बात करने के लिए। आगे भट्टी साहब, सवाल ये है कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से सुहेल आफरीदी को महमूद अचकज़ई को एतमाद में लेने की हिदायत की गई है। क्या वाकई महमूद अचकज़ई को मना लिया जाएगा या फासले बरकरार रहेंगे? सर मैडम शेख, नाराज़गी कोई भी नहीं है। अच्छा, जाहिर है कोई नाराज़गी नहीं है। कोई ये नहीं है कि कोई एक नाराज़ है तो एक सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो ये कि जो PTI के कुछ लोग समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब आउटसाइडर हैं, और इस वक्त जो सेनेट और कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन हमारे लोगों को होना चाहिए था। खैर, ये तो इमरान खान का फैसला था, फिर बात आगे बढ़ी। अब 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। महमूद खान अचकज़ई बातचीत से मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, और वो आखिरी दम तक ये कोशिशें कर रहे हैं और करते रहेंगे कि हमें बातचीत करनी चाहिए, दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब हों या उनके साथ जो लोग हैं,
وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے یہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا, آپ کو مزاحمت کرنا پڑے گی. تو یہ مفاہمت اور مزاحمت کا جو فاصلہ ہے یہ تو برقرار رہے گا, لیکن لڑائی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. سلیم صافی صاحب, نواز شریف صاحب آج بڑے عرصے کے بعد دوبارہ منظر عام پر آئے, ٹی وی پر آئے. سر, انہوں نے گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے وفاق اور پنجاب میں کام کی تعریف کی اور خیبر پختونخوا پہ اسی حوالے سے تنقید کی اور کہا کہ کے پی کو وہاں ترقی دیکھنی چاہیے دیگر صوبوں میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کارکردگی کا بیانیہ نون لیگ کو گلگت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایک تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بیانیہ ہے کیا, اور وہ بیانیہ اگر ہمیں سمجھا دیا جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی. ابھی تک تو لگتا یہی ہے کہ نون لیگ کے پاس, پبلک کے پاس جانے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں ہے. جو کام اگر کیا گیا ہے تو وہ تو پنجاب میں ہوا ہے, گلگت بلتستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا کسی اور جگہ پہ تو وہ نہیں ہوا ہے. اور بلکہ خود مسلم لیگ نون کی قیادت کا یہ المیہ رہا ہے کہ ایک تو وہ سیاست نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کوئی سیاست نہیں کی, وہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو کام نہیں چلتا. پبلک کے ساتھ رابطے کے لیے کوئی آپ کے پاس تو ذریعہ ہونا چاہیے نا. مریم نواز صاحب آتی, وہ بھی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اس کے بعد صرف انتظامی امور کو سنبھال رہی ہے اور عوام کی سیاست انہوں نے چھوڑ دی ہے. پھر دوسرا المیہ مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ یہ اصلاً پنجاب کی پارٹی بن گئی ہے اور خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, بلوچستان اور گلگت بلتستان یہ ان کی توجہ کا مرکز ہی نہیں رہ رہے. آپ اس وقت دیکھ لیں فیڈرل کیبنٹ کو تو آپ کو وہ تقریباً 90% آپ کو وہ سینٹرل پنجاب کی کیبنٹ نظر آتی ہے. اس میں باقی صوبوں کی نمائندگی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور خود اس قیادت نے بھی پنجاب سے باہر توجہ نہیں دی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے بیانیے کو گلگت بلتستان میں کس طرح سیل کرتے ہیں. سلیم صافی صاحب, ایک چیز ضرور بتائیے گا, آپ کہتے ہیں یہ بیانیہ آپ کو سمجھ نہیں آیا نون لیگ کا کیا ہے. کیا بار بار کارکردگی کا حوالہ دینا نون لیگ اس کو بیانیے میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کیا ابھی بھی کنفیوژن ہے؟ یہی میں اصل میں پچھلے الیکشن نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ نہیں پڑتے. اگر کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ پڑتے تو خیبر پختونخوا میں تیسری مرتبہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی کوئی کارکردگی ہے بھی تو وہ تو زیادہ تر پنجاب ڈیولپمنٹل ورکس جو ہیں وہ تو پنجاب کی حد تک ہیں. تو باقی صوبوں کے لوگ پھر کیوں ووٹ دیں؟ تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب.